$944 मिलियन करंट अकाउंट सरप्लस है पहले 5 माह का। इंटरेस्ट रेट भी 13% पे आ गया और जो इन्फ्लेशन है वो 4.9%, जो 6.5 साल की कम तरीन सतह है उसके ऊपर आई है। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको वेलकम कर रहा हूँ प्रोग्राम में, ये एक वेलकम सिग्नल है टर्न अराउंड का, या एक छोटा सा एक स्पेस मिला है हमें, अभी बहुत खुश नहीं होना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका नदीम भाई। ये एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में शरह सूद कम हुआ है और अफरात ज़र कम हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, वो शायद ये बात नहीं समझते कि महंगाई कम नहीं हुई। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार की तेज़ी में कमी आई है, उस रफ्तार में कमी आई है। तो जो चीज़ें पिछले साल 25% से महंगी हो रही थी वो इस साल कम महंगी होंगी, लेकिन महंगी ज़रूर हो जाएंगी। साथ साथ हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, तो हमारे लिए वो चीज़ें ख़रीदना और मुश्किल हो गई है। जो दाल 160 रुपए की थी पिछले साल और 200 रुपए की हुई थी, वो अब 225 की हो जाएगी, तो वो मज़ीद हमारी पहुँच से बाहर हो जाएगी। दूसरी जो खबर आपने दी है कि जारी खसारा बेहतर हो गया है और बल्कि इसमें सरप्लस हो गया है, और ये पहली मरतबा हुआ है शायद 2015 के बाद। तो उस पर उसके अंदर ज़रा सा देखें कि क्यों हुआ है, तो पता चली कि 4% आपकी बरामदात बढ़ी हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी खुशाइन बात है कि बरामदात बढ़ी हैं। लेकिन जाहिर है कि हुकूमत का अपना टारगेट ये है कि वो 15-20% बरामदात बढ़ाना चाहते हैं सालाना तौर पर, क्योंकि वो 4-5 सालों में एक्सपोर्ट्स को डबल करना चाहते हैं। तो उनको 18% की ग्रोथ चाहिए और इनको 4% की मिली है। दूसरी तरफ हमारा दरामदात कम हुई हैं 7% से, वो जाहिर है कि अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रही, केमिकल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रहे, इतनी मैन्युफैक्चर्ड इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट नहीं हो रहे कि जिसको हम फिर री एक्सपोर्ट करें। तो वो एक तशवीशनाक बात है। और फिर उसके बाद जो रेमिटेंस बढ़े हैं मेरे ख्याल से 18-20%, वो भी एक आई गेस अच्छी बात है, विच शोज़ के यहाँ से पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और पैसे भेज रहे हैं। अच्छा मिफ्ता साहब, जो रिमिटेंसेस वाला फिनोमेना है वो बड़ा ही पॉजिटिव है। कुछ $3 बिलियन पर मंथ पे हम चले गए, $36 अरब के करीब करीब चले जाएगी इस साल रिमिटेंसेस। मुझे लगता है ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव है। हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं रिमिटेंसेस की पावर को। एक्सपोर्ट से ज़्यादा कमा के हमें रिमिटेंसेस दे रही हैं इस वक्त। जी, एक ज़माना था नदीम भाई के रेमिटेंस जो थी वो एक्सपोर्ट से काफ़ी कम होती थी, आधी के बराबर होती थी, फिर करीब आ गई, अब ज़्यादा हो गई है। और जिस तरह चल रहा है कि पाकिस्तान में जितना पेट्रोल में जितनी बिजली महंगी है, जितनी गैस महंगी है, जितने टैक्सेस ज़्यादा हैं, चाहे वो सैलरी क्लास पे हों या कंपनीज़ पे हों या बिजनेसेस पे हों, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कम रहेगी, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स कम रहेंगे और हमारे होनहार बच्चे जो हैं वो मुल्क के बाहर जाके हमको रेमिटेंस भेजा करेंगे, तो हम एक रेमिटेंस बेस्ड कंट्री हो जाएंगे अगर यही ट्रेंड चलता रहा। मैं नहीं समझता कि वो बहुत अच्छी बात है। रेमिटेंस बढ़े वो तो ठीक बात है किसी एक साल, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपने रेमिटेंस पे ही गुजारा करना है, लॉन्ग टर्म अगर आपने इसी चीज़ पे तकिया करना है कि अपने पढ़े लिखे नौजवानों को मुल्क के बाहर जाना पड़ेगा नौकरी ढूंढने, तो वो शायद एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है। अभी भी आपने देखा कि जो ग्रीस में कश्ती उल्टी है उसमें भी जो 45 लोग पाकिस्तानी थे, 2-3 जहाँ भाग भी हो गए। उससे पहले एक मरतबा जब हादसा हुआ था तो कुछ 100 लोग से ज़्यादा पाकिस्तानी थे। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये शर्म की बात भी है कि जहाँ पे भी इलीगल माइग्रेशन भी हो रही होती है, लीबिया से ग्रीस भी हो रही है, तो उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी है। अच्छा मिफ्ता साहब, एक चीज़ जो हमारे कुछ सियाने हैं पॉलिसी साहब, उनकी मेरी समझ से अकल से बिल्कुल वो बालातर हैं। हमें टेक्सटाइल शायद कोई $25-30 अरब मजीद कमा के नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें हमने कोई बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं की रिसेंट ईयर्स में। पीटीआई के दौर में अखीर में जब इन्होंने वो टर्फ की स्कीम दी थी तो कुछ पैसा आया था, अदरवाइज डेड चल रहा है बड़े सालों से। एक एरिया है आपका आईटी एक्सपोर्ट्स का और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का, और उसका बेड़ा गर्क करने के लिए हमने पिछला 10 महीने का टाइम पूरा जोर लगाया है कि यहाँ से कुछ ना हो पाए। कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी वीपीएन की शर्त आयद कर देते हैं। तो पॉलिसी साजिश में तो कोई अक्ल का काम होना चाहिए। $8-10 अरब आसानी से आपको ये एरिया कमा के दे सकता है। नदीम भाई, जो एकदम सितम की बात है वो ये है कि उन हमारे बच्चे जो कि
खुद कई किसी ने थोड़ा सा डिप्लोमा लिया हुआ है, हुकूमत की यूनिवर्सिटियों से कुछ नहीं पढ़ा हुआ, और ख़ुद बेचारों ने बैठ के अब इंटरनेट से खुद ही सीखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली हैं, सी सीख ली है, किसी ने C++ सीख ली है, जावा सीख ली है, वगैरह वगैरह। और वो बच्चे जो हैं वो अब दुनिया भर में अपनी हुनर बेच रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। मैं लास्ट वीक इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट में था, तो एक बच्चा मेरे पास आया और मैं इससे पूछ रहा था कि बेटा क्या करते हो, तो उसने कहा सेमीकंडक्टर सपोर्ट सर्विसेज में काम करता हूँ। तो मैंने कहा बेटा पाकिस्तान में ये होता है? तो बोलता है नहीं अंकल, वो अमेरिका में होता है, मैं यहाँ से उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, इस्लामाबाद से। तो मैंने फिर इससे पूछा कि इंटरनेट से तकलीफ होती है? तो बोलता है कि देखें हमारा सारा काम जो है वो VPN के थ्रू होता है, जो उस कंपनी के सर्वर पे होता है, क्योंकि उनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, तो हमको ये करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये VPN पे कर रहे होते हैं। जब हमने PTA से पूछा कि अपना VPN कैसे रजिस्टर करें, तो उन्होंने कहा कोई सेटिंग से कर लो। उनको ये भी नहीं पता थी कि किस सेटिंग से करोगे, उन्होंने कहा सारी सेटिंग्स ट्राई कर लो, किसी एक से हो जाएगा। तो सीरियसली आई थिंक कि ये जो इंटरनेट बंद करने की जो रविश है पाकिस्तान में, और स्लो कर देने की, और कभी VPN बंद कर देने की, कभी फलां ऐप बंद कर देने की, कभी फलां ऐप बंद कर देने की, ये एकदम काउंटर प्रोडक्टिव है। जो आई मीन जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो PTI का बयानिया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो तो लोगों तक पहुंच जाता है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड तस्वीरें खुले ना खुले वो दूसरे दिन मिल जाता है। और वो जो भी आपको मतलब हुकूमत का बयानिया जो है उससे बहुत ज़्यादा PTI का बयानिया चलता है पाकिस्तान में। हुकूमत के पास तो खैर कोई बयानिया है ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि अगर फेक इन्फॉर्मेशन है तो उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन से आप काउंटर करें, अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो सही इन्फॉर्मेशन से काउंटर करें। ये इन्फॉर्मेशन बंद करना आज के दौर में ये मुनासिब नहीं है, और इससे हमारे ये जो बच्चे जिनको हम नौकरी नहीं दे सके, जो पाकिस्तान में बैठ के बेचारे वीज़ा भी नहीं ले सकते, और जिसको बहरहाल अपने हुनर की वजह से नौकरी मिली, अगर उनकी रोज़ी रोटी के पीछे भी हम पड़ जाएँ तो बहुत ज़्यादती है। सर अभी जो हमारे रिजर्व्स हैं, कोई $12 अरब के करीब रिजर्व्स हैं, और उसके अंदर पिछले कई महीनों से हम मुसलसल इंटरबैंक से बाइंग भी करते रहे हैं। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, शायद आप उसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकें। क्या एक्सचेंज रेट मौजूदा आपको लगता है कंपैरेटिव है 278 के ऊपर अच्छा है, या वो हमारी बाइंग की वजह से 278 पे, अदरवाइज ये स्ट्रेंथन हो जाता रुपये? लेकिन जो सर मैंने सुना है कि $1.8 बिलियन स्टेट बैंक ने पिछले 3 महीने में ख़रीदे हैं इस क्वार्टर में। तो इसका मतलब है कि काफ़ी हेल्दी सिचुएशन है रुपए की एक्सचेंज रेट की, और अगर स्टेट बैंक नहीं ख़रीदता तो शायद रुपया की वैल्यू बढ़ जाती। लेकिन स्टेट बैंक को ये ख़रीदना ज़रूरी है, क्योंकि हमको इस वक्त कर्ज़ नहीं मिल रहा, तो हमको अपने जो रेमिटेंसेस जो पेमेंट्स करने के लिए ख़रीदना ज़रूरी है। तो जो पिछली गलतियां हमने करी थी उसकी वजह से अब हमको ये डॉलर्स की ज़रूरत तो है। एक्सचेंज रेट पे नदीम भाई मैं फिर ही गुजारिश करता हूँ कि मुझको या किसी साहब को नहीं पता होता कि रेट सही क्या है। जो मार्केट का रेट होता है वो रेट होना चाहिए, और अगर मार्केट में ये रेट है स्टेट बैंक के ख़रीदने के बाद भी, तो ये रेट ठीक है, इससे हमारी ज़रूरत पूरी हो रही हैं। हमको जो इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट हो रहा है, हम जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और जो हमको कर्ज हमने लिए हुए हमको वापस करने हैं वो वापस हो रहे हैं। अगर हम आज ये नहीं खरीद रहे होते तो हो सकता है कि रुपया थोड़ा सा बढ़ जाता, चीज़ें थोड़ी सी और सस्ती हो जाती, लेकिन उससे फिर एक्सपोर्ट कम हो जाता, इंपोर्ट बढ़ जाता। क्योंकि हमने वो पिछले दौर में कर्ज ले लिया है, तो अब हमारे पास ये इजाज़त नहीं है कि हम थोड़ा इंपोर्ट बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से जो मार्केट का फैसला है वो ठीक है। फ्रेंडली कंट्रीज से हमारी बड़ी आस उम्मीद थी। किसी ज़माने में तो $100 अरब की बहुत ही हम बड़ी बड़ी फिगर बताते थे। सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट की आस है, कतर से इन्वेस्टमेंट की आस है, UAE से पैसे की उम्मीद है। इसी तरीके से अब आज़रबाईजान से भी सोचा जा रहा है कि वो भी आएगा, ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करेगा। मटीरियलाइज नहीं होता, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आती हैं, आगे नहीं चलता। आपको वजूहात क्या नज़र आती हैं? सर इस मुल्क में, पाकिस्तान में बिजली की कीमत पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है, और जितने भी हम पल्ला ममालिक हैं या तुमसे हमसे अमीर ममालिक हैं उनसे भी ज़्यादा है। थाईलैंड से हम आगे महंगी बिजली है, इंडोनेशिया से महंगी बिजली है, साउथ अफ्रीका से महंगी बिजली है, वियतनाम से महंगी बिजली है, केनिया से महंगी बिजली है, और साउथ अफ्रीका से महंगी बिजली है, और हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से तो है ही। इसी तरह गैस जो है थाईलैंड के अलावा तमाम ममालिक से महंगी है। तो हमारी यूटिलिटी सबसे महंगी है। पाकिस्तान में कंपनीज़ के ऊपर 59% टैक्स है जो वो डिविडेंड अपने आप को देती हैं, और इसमें अभी मैंने वर्कर्स वेलफेयर फंड नहीं लगाया। पाकिस्तान के अंदर रेड टेप है, पाकिस्तान में लैंड महंगा है, पाकिस्तान में परमिशंस महंगी हैं।
तो मुझे ये बतलाइए कि कोई सऊदी अरब का या यूएई का या XYZ किसी भी मुल्क का इन्वेस्टर जब पाकिस्तान में या दुनिया भर में इन्वेस्ट कर सकता है तो वो पाकिस्तान क्यों आएगा? इसीलिए आज तक हमको ये सोचना चाहिए कि $1 का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आया है जो पाकिस्तान से कुछ बनवा के दुनिया में भेजे, चाहे वो जूते हों, पतलून हो, ये लोकल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। जो कि बांग्लादेश में होता है कि कोरियन इन्वेस्टर्स बांग्लादेश में चले गए, बांग्लादेश वियतनाम में होता है कि कोरियन इन्वेस्टर्स, जापानीज इन्वेस्टर्स वियतनाम में चले गए, जापानीज इन्वेस्टर्स मलेशिया में चले गए, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया में जाते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि हमारी चीज़ें बड़ी महंगी हैं। तो और दूसरा ये कि ये गलत तकिया हमने करा हुआ है। पाकिस्तान में एनुअली पिछले 15 साल से आप देख लीजिए औसतन $2 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है और औसतन पाकिस्तानी जो है वो $45 बिलियन का इन्वेस्ट करते हैं। तो हमको $45 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तानी, उसके लिए चीज़ें आसान करनी चाहिए और कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि फ़लाँ मुल्क से हम जाके बोलेंगे यार शेख साहब प्लीज़ हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दें। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के हकीकी हालात इतने बेहतर हो जाएं कि ख़ुद जो लोग हैं, चाहे वो सऊदी अरब से हों या जर्मनी से हों या अर्जेंटीना से हों, ख़ुद ये महसूस करें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 4 पैसे कमाओगे। यहाँ पे ये सूरत हाल नहीं है। आप देख लीजिए कि जो कंपनियां हैं, चाहे वो शेल हो, वो छोड़ के गई है, कितनी दवाइयों की कंपनियां चले गई हैं, अद्वियात की कंपनियां, दीगर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां सारी चले गई हैं। तो जब कंपनियां छोड़ के जा रही हैं तो नई कंपनी क्यों आएगी? मेरी समझ से बाहर है। तो हमको ये वाला जो है ये रेड हेरिंग चेस ही नहीं करना चाहिए। एक जाते जाते आपसे FBR के ऊपर भी पूछ लूँ सवाल। इतने टैक्स लाद दिए हमने, जहाँ सैलरी क्लास को भी काटा जा सकता था काट लिया, हर एरिया के ऊपर हमने बोझ डाल दिया, अभी भी शॉर्टफॉल है। हालांकि इस तमाम अरसे में इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक थी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी अभी शॉर्टफॉल है, क्यों? सर, एक महदूद तबका है जिसके ऊपर आप टैक्स लगाते हैं। आप नौकरी पेशा लोगों के ऊपर, अर्बन वर्कर्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, मिडिल क्लास अर्बन वर्कर्स, 50,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह वाला। आप टैक्स लगाते हैं बिजनेसेस के ऊपर और अर्बन उसके ऊपर क्लास। आप 1000 गज की अराजी किसी के पास हो, 1000 एकड़ की अराजी हो, ज़रा ही आप टैक्स नहीं लगाते। आपके पास अरबों की प्रॉपर्टी हो शहरों के अंदर, सूबों के अंदर, आप उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते। तो एक तो आपने टैक्स का जो निज़ाम है वो बड़ा नैरो रखा हुआ है और आपके पास हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं है कि बराबर के लोग बराबर टैक्स दें, ना आपके पास वर्टिकल इक्विटी है। तो आपने टैक्स निज़ाम ही ऐसा नहीं है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा टैक्स ले सकें। जब तक आप टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे